Good, welcome everyone to my channel. So in this video we will be going to talk about class 6 NCERT chapter number 3 in the earliest cities. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो शुरू की जो सिटीज़ थी वो कैसी थी। अब तक हमने 2 चैप्टर्स देखे हैं। पहला चैप्टर था कि हिस्ट्री पढ़नी क्यों ज़रूरी है और दूसरा चैप्टर था कि फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो अगर आप क्लास 6 में हैं या फिर आप यूपीएससी या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को पढ़ के बहुत फ़ायदा मिलेगा, या फिर आपको बस नॉलेज के लिए भी पढ़ना है तो भी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत फिर से एक इंस्टेंस से होती है। इस बार जसप्रीत और हरप्रीत 2 बच्चे थे जो कि अपने गार्डन में खेल रहे थे। तब वो लोग देखते हैं कि एक पुरानी बिल्डिंग के पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि अरे कितनी सुंदर बिल्डिंग है, इसकी वुड कार्विंग कितनी अच्छी से हुई है, कितना अच्छा इसका आर्किटेक्चर है। और वो बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि इस बिल्डिंग को वो प्रिजर्व करें। तब जसप्रीत और हरप्रीत सोचते हैं कि पुरानी बिल्डिंग को कोई प्रिजर्व क्यों ही करेगा। अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर शुरू होता है, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा का नाम आप लोगों ने ज़रूरी सुना होगा। तो आइए अब हम इस पर कुछ डिटेल्स में बातें करते हैं। तो जब रेलवे लाइंस आज से 150 साल पहले बिछानी शुरू हुई तब वहाँ के जो इंजीनियर्स थे वो पंजाब के इलाके में गए तो उन्हें कुछ पुरानी बिल्डिंग्स दिखी। तो उन्होंने क्या किया कि अरे बहुत अच्छा इसमें मटेरियल है, तो उन्होंने उसका जो ईंटें थी उसको लेकर रेलवे लाइंस बिछानी शुरू कर दी। ऑफ कोर्स तभी के रेलवे लाइंस और आज के रेलवे लाइंस में अंतर है, लेकिन उसके भी 70 साल बाद उन्हें ये पता चला कि जो बिल्डिंग्स थी ये इस पूरे उपमहाद्वीप, इस पूरे इंडिया की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक थी। उसी का नाम इन्होंने हड़प्पा रखा। और ये जो सिटीज़ थी ये आज से 4700 साल पहले बसाई गई थी। तो हम ये इंस्टेंट से समझ सकते हैं कि कैसे जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं न्यू बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखें। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज़। तो इन सिटीज़ के में क्या ही इतना स्पेशल था जो हम लोग इस पर एक चैप्टर पूरा कर रहे हैं। Many of the cities were divided into 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as a citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern that made the walls strong. जो शहर होते थे वो 2 भाग में बटे हुए होते थे, ठीक है। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, और जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो बड़ा होता था और नीचा होता था। तो इसके पीछे भी एक कारण था, ठीक है। जो ईस्ट वाला पार्ट था उसको लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है। और जो वहाँ की ब्रिक्स थी वो इतनी अच्छी से बनाई गई थी कि आज तक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स 4700 साल बाद भी वो अच्छे से रिमेन्स हैं। और इंटरलॉकिंग पैटर्न में उन्हें बनाया गया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in the area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides, while there were room on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on स्पेशल ओकेजन्स। कुछ बिल्डिंग के मार्वल्स भी उसी समय बनाए गए थे, जैसे कि मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। इसको आप याद रखिएगा। जो ग्रेट बाथ था उसमें जाने के लिए उसके नीचे सीढ़ियाँ बनी गई थी, उसके चारों तरफ रूम्स थे मेरे, और उसमें जो पानी आता था वो शायद किसी कुएं से आ जाता होगा और फिर निकाल दिया जाता होगा।
और ऐसा सोचा जा रहा है कि ये स्पेशल पीपुल के लिए था, स्पेशल ओकेजन्स में नहाने के लिए। मोहनजोदारो, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। फिर आता है हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। वहाँ के घर कैसे थे, पानी, गंदा पानी का निकासी कैसे होता था, और गलियाँ वहाँ की कैसी थी। Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Many of the cities had covered drains. Notice how carefully they were laid out in straight line. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in the houses were connected to doors on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three, houses, drains, and street, were probably planned and built at the same time. ठीक है। जो वहाँ के घर होते थे, वो घर में 2 या 2 से ज़्यादा रूम्स होते थे, स्टोरीज यानी कि तल भी एक से ज़्यादा हो सकते थे, और घर में ही नहाने का एक अलग एरिया था, और कुछ कुछ घर में एक कुआं भी खुदा हुआ था। ठीक है। जो ड्रेन्स थे वहाँ पर वो कवर्ड थे और जेंटल स्लोप्स था उनका, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड थे ताकि पानी उसमें फ्लो हो जाए, और हर जगह जगह पे इंस्पेक्शन होल्स भी थे ताकि उन ड्रेन्स को साफ किया जा सके। और ये जो तीनों हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट थे वो प्रोबेबली एक ही समय पर बनाए जाते थे। मतलब कि आप सोचिए, आज इंडिया का हालत देखिए, स्वच्छता में बहुत ही ज़्यादा गंदा है, नालियाँ बहती हैं, जबकि आज हमारा टेक्नोलॉजी कहीं कम नहीं है फिर भी। लेकिन 4700 साल पहले इतना भयंकर टेक्नोलॉजी था कि आपके ड्रेन्स बन रहे हैं, आपका घर बन रहा है, सबको सब चीज़ पता है। लाइफ इन द सिटीज़, शहर में कैसे थे वो लोग। तो जो सिटीज़ थी वो ऑब्वियसली प्लान्ड थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इनको वहाँ के रूरल्स ये प्लान करते थे। रूरल्स जो थे वो लोगों को भेजते थे दूर जगह पे, जाओ मेटल, ब्रिक्स, बीट्स ये सब में लेकर आओ, और जो कीमती सामान होता था वो खुद के लिए रख लेते थे। ठीक है। रूरल्स के अलावा आपके पास स्क्राइब्स लिखने वाले लोग भी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो कि सील्स बनाते थे, है ना, वो लोग भी थे। और इसके अलावा मैन थे, वुमेन थे, क्राफ्ट पर्सन थे, जो कि अलग अलग चीज़ों को बनाते थे। बहुत सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, है ना, जैसे कि टेराकोटा के टॉयज, जिससे कि चिल्ड्रन वहाँ पे खेलते होंगे, आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर है न्यू क्राफ्ट्स इन अ सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in the Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornament, and vessels. Gold and silver were used to make ornament and vessels. Perhaps the most striking findings are those of beads, weights, and blades. तो हड़प्पा में जो चीज़ मिला है वो बेसिकली आपके स्टोन के, सेल के, और मेटल्स के भी मिले हैं, कॉपर और ब्रोंज। मतलब कि उस समय तक मेटल को कैसे यूज़ करते हैं वो पता चल चुका था। कॉपर और ब्रोंज का सामान से हम इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, वेपन्स और वेसल्स बनाते थे, जबकि गोल्ड और सिल्वर से हम लोग ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाते थे। तो मतलब कि गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग भी शुरू हो चुकी थी तभी। अब कैसे वो लोग करते थे नो आइडिया, लेकिन मेरा गोल्ड से बर्तन बन रहा था। सोचिए कितना एडवांस था। ठीक है। उसके बाद सील्स मिली हैं, उसके बाद बर्तन मिले हैं, पॉट्स, मतलब कि वहाँ पे खेती भी पता थी उनको कैसे होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन वेट्स। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। मतलब कि जो स्टोन वेट्स भी होते थे नापने के लिए, उसको भी परफेक्टली वो लोग कार्व किया था। ठीक है। उसके बाद बीड्स को आप देखिए, जो कि रेड स्टोन से बने हुए हैं, तो उन स्टोन्स को काटना फिर उन्हें बीड में बनाना, वो भी एक मेहनत का काम है। फिर स्टोन ब्लेड्स को आप देखिए, मतलब कि कैसे वो लोग बेल्ट बनाए हैं। और ये जो मूर्ति आपको दिख रही है, इसमें एक आदमी आपको एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ पहने हुए दिख रहा है, मतलब कि क्लोथ भी वहाँ के लोग
पहनते थे, ना सिर्फ पहनते थे, एम्ब्रॉयडरी मतलब डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनते थे। सोचिए, अब क्लोथ यानी कि कॉटन की जो शुरुआत हुई थी वो मेहरगढ़ में हुई थी 7,000 साल पहले, क्योंकि वहाँ पे उसके रिमेन्स मिले हुए हैं। ठीक है। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वेर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो में भी आपको एक्चुअल क्लोथ मिल जाएगा, रिमेन्स। ठीक है, और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल हुल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, और उनको स्पिंडल हुल्स मिले हैं टेराकोटा और फेंस के बने हुए। दिस वेर यूज टू स्पिन थ्रेड, इनका काम थ्रेड बुनना था। फेंस क्या होता है? Unlike stone or shell that are found naturally, fence is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. These objects were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the gauge were usually blue or sea green. Fence were used to make beads, bangles, and earrings and tiny vessels. तो ये सैंड या फिर पाउडर क्वार्ट्ज से बनाए जाते थे, और ये ब्लू और ग्रीन कलर के होते थे, और इनसे बीट्स, बैंगल्स, इयररिंग्स और पेसल्स बनाए जाते थे, जो कि आर्टिफिशियल होते थे। अब ये सब जो चीज़ें मिली हैं, इनको जो बनाता था वो स्पेशलिस्ट ही होगा, सही है ना। अब सारे लोग तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते थे, और हम लोग ये भी नहीं जानते कि सिर्फ मेल होते थे स्पेशलिस्ट या फिर वुमन भी बनाती थी। ठीक है, तो यही हम लोग मान सकते हैं कि मैन भी थे स्पेशलिस्ट और वुमेन भी थी स्पेशलिस्ट, अलग अलग चीज़ पे। अब जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो कहाँ से आते थे? देखिए, आज के ज़माने में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रक्स या फिर ट्रेन्स में लोड करके लाया जाता है, लेकिन तब के ज़माने में तो ये सब नहीं था। तभी जो तो सुनते हैं कहाँ से मिले थे रॉ मटेरियल्स, तो जो कॉटन होता था वो तो फार्मर्स प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन जो ब्रोंज, कॉपर, टीन, ये सब तो दूर देश से आते थे। तो अब ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो कॉपर था वो राजस्थान से आता था। आप इनको याद रखिएगा, कॉपर राजस्थान से या फिर ओमान देश से आता था, वेस्ट एशिया में। सोचिए, ओमान का तो बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और आज से 4,700 साल पहले ओमान से कॉपर और ब्रोंज आ रहा है। मैंने बोला जवाब है। टीन जो है वो, जिसको मिक्स करके कॉपर के साथ ब्रोंज बनता है, वो अफगानिस्तान और ईरान से आता था, और गोल्ड आपका कर्नाटका से आता था, और प्रीशियस स्टोन्स आपका गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आता था। अब ताज्जुब की बात यह है कि उनको ट्रैवल कौन करता था। तो आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, तो पहला जो फ़ोटो है उसमें आपको एक काठ का फ़ोटो दिख रहा होगा, और दूसरा में एक शिप है। तो इन दोनों तरीक़ों से ही यहाँ पे ट्रैवल होता था। अब वहाँ के जो लोग थे उनका खाना कहाँ से आएगा? तो खाना तो चलिए क्रॉप्स और एनिमल रियरिंग से हो जाता था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हड़प्पन्स वीट, बार्ली, पल्स, पीस, राइस, सीसे, लाइन सीड और मस्टर्ड की खेती कर सकते थे, क्योंकि खेती शुरू हो चुकी थी। अब खेती के भी टूल्स हम लोग को हड़प्पा में मिले हुए हैं, जैसे कि इसमें है द प्लह, जो हल होता है वो मिला हुआ है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, जो कि असली वाले जो प्लह थे तो वो अब नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन जो टॉयज़ में जो प्लह हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो प्लह मिला है। अब जहाँ पर ये लोग थे वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता है, तो जो वाटर है वो ये लोग इरिगेशन का भी इस्तेमाल करता होगा, ऐसा भी अनुमान है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग हर्डर्स भी थे। अब हर्डर्स है तो हर्डिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि समर में आपको खाना पीना नहीं मिलेगा एनिमल्स को, तो ये लोग दूर दराज के क्षेत्रों में चराने के लिए भी ले जाते थे एनिमल्स को। ठीक है, और वहाँ पर ये लोग हंटिंग गैदरिंग भी कर लेते होंगे, बेर, फिश पकड़ लेते होंगे, और वाइल्ड एनिमल जैसे कि एंटीलोप का शिकार भी कर लेते होंगे, क्योंकि आप समझें तभी कितना ज़्यादा जंगल था, तो कितने सारे एनिमल्स होंगे। तो ये लोग बेसिकली सिटीज़ वाले भी थे, हंटिंग गैदरिंग भी कर लेते थे, मतलब कि दोनों का मिश्रण था। आज के ज़माने में हम लोग बस सिटीज़ वाले लोग हैं, हंटिंग गैदरिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग दोनों करते थे।
अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब तक हम लोग पाकिस्तान, अभी के पाकिस्तान वाले टाउन्स की बात कर रहे हैं, अब हम लोग इंडियन टाउन्स गुजरात में जो मिले हैं उनकी बात करते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा, याद रखिएगा, द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, also spelled as Bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large litter of Harappan script that were carved out of white stone and probably inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan writings have been found on small objects such as seals. तो धौलावीरा एक इम्पोर्टेंट शहर था हड़प्पन में, और इस ये 3 भाग में बटा हुआ है, और हर भाग के आसपास बड़े बड़े स्टोन के वॉल्स मिले हुए हैं, और उन वॉल्स के बीच में एंट्रेंस बनाया गया है। एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी हेल्ड होता था वो भी मिला गया है, और बहुत बड़े बड़े जगह पे कार्विंग्स भी मिली हैं वाइट स्टोन पे। ठीक है, अब ये यूनिक क्यों है? क्योंकि जनरली छोटी छोटी जगह पे कार्विंग्स मिलती थी, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े शिलालेख हमें मिले हुए हैं। दूसरा शहर है द सिटी ऑफ लोथल, स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, steel, and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impressions of seals on clay, were found in this storehouse. लोथल शहर जो है वो साबरमती के किनारे है, जाहिर सी बात है क्योंकि नदी के किनारे ये सब होगा, और यहाँ पर आपको सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिल जाते थे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोर हाउस भी मिला है, मतलब कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मेरे पास रिसोर्सेस थी। ठीक है, और यहाँ पर स्टोन, सेल और मेटल से सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनते थे। ठीक है, ठीक है, और लोथल में एक बिल्डिंग भी मिली है जहाँ पर बीड्स बनने का काम होता था, जहाँ पे आधे बने हुए बीड्स, बीड्स बनाने के जो टूल्स होते हैं वो सब के सब रिकवर हुए हैं। ठीक है, अब सील्स और सीलिंग्स क्या होते हैं? तो जब भी कोई गुड एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता था तो उसमें हम लोग वेट क्ले को अप्लाई कर देते थे उस टाइम पर, और पहुंचने टाइम अगर वो जो लेयर है वो इंटैक्ट है, वो डैमेज नहीं हुआ है, तो मतलब कि मेरा सामान सही से आया हुआ है, इसी को सील्स बोलते हैं। और जो इम्प्रेशन बनता है सील का वो सीलिंग्स कहलाता है। अच्छा, और सीलिंग्स जो है वो आज भी यूज़ होते हैं। अब मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब 4700 साल पहले ये सब सिटीज़ बननी स्टार्ट हुई, लेकिन 3900 साल पहले, यानी कि लगभग लगभग 800 साल बाद, इन सिटीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के 800 साल बाद लगभग ये सब सिटीज़ ख़त्म होने लगी। मतलब कि अब जो आपके जो राइटिंग, सील्स और वेट्स अब यूज़ नहीं हो रहे थे। मतलब कि आश्चर्य की बात है, 800 साल पहले तक सब चल रहा था अच्छे से, अब सील्स स्टे सब बनना बंद हो गया। पता नहीं क्यों, एडवांसमेंट होना चाहिए था ना। जो दूर दराज से ओमान, ईरान, अफगानिस्तान से जो सामान आते थे वो सब अब रेयर हो गए, अब नहीं आ रहे थे सामान, पता नहीं क्यों। और जो कचरा था वो सब अब धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा था, सारा ड्रेन सब जो था वो टूट चुका था, मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि आप क्लास 1 में बहुत अच्छे बच्चे थे और अब आपको और अच्छा बनना था, लेकिन आप और बुरे बन गए, जबकि आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो स्कॉलर्स ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों, हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया हो सकता है कि जो हर्डिंग हो रही थी तो सारा जानवर सब सारा पेड़ पौधा खा लिया हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो। तो ये सब रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि क्यों एक ही साथ ये सब शहर वीरान हो गया, सूखा हो गया, है ना। क्योंकि अगर होता भी तो एक ही दो जगह पर ही होता ना, सबका सब में थोड़ी हो जाता। It appears as if the ruler lost control. In any case, the effects of the changes are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab were abandoned, while many people moved into newer and smaller settlements to the east and south. ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ के राजा लोग थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन जो भी हो
सिंध और पंजाब यानी कि पाकिस्तान में जो है वो सब से है सब सूना पड़ गया, और सब अब नए नए सेटलमेंट्स, छोटे मोटे सेटलमेंट्स में फैलते गए। और उसके 1400 साल बाद फिर नई सिटीज़ इमर्ज करना शुरू हुई, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 और 8 में जानेंगे। तो देखिए यही है इंटरेस्ट हिस्ट्री का। एनसीईआरटी चाहता तो बता देता कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन आप खुद सोचिए, आप खुद अपना दिमाग अप्लाई कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब एल्सवेयर पार्ट में है इस बार हमारे पास इजिप्ट। एल्सवेयर कहानी अलग होती है, लेकिन मेन मुद्दा एक ही होता है, इजिप्ट। इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट है जहाँ लगभग, लेकिन नील नदी के आसपास वाला किनारा छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर भी सेम टाइम 5000 साल पहले किंग्स वहाँ पे राज करते थे। वहाँ के राजा लोग दूर दराज क्षेत्रों में भेजते थे, जाओ गोल्ड लाओ, सिल्वर लाओ, टिम्बर लाओ, स्टोन्स लाओ, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिनको हम लोग ऑलवेज ऑब्वियसली पिरामिड्स बोलते हैं बनाया गया था। जब वो लोग मरते थे तो इन बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था और बरी कर दिया जाता था, और उनकी जो डेड बॉडीज होती थी उनको मम्मी बोलते थे। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी उनके साथ बरी किया जाता था, जिसमें खाने पीने, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स और एनिमल्स भी होते थे। मतलब कि सब चीज़ 5000 साल पहले भी अवेलेबल था। और ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एलोबोरेट बुरियल्स में से एक थे। मतलब कि इतना ज़्यादा बुरियल में सेरेमनी, बरियल सेरेमनी कहीं और नहीं होता था। ठीक है, अब है हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो दी क्लॉथ वाज यूज्ड इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे पता चला कि वो लोग क्लॉथ यूज़ करते थे? तो इसके अलग रीजन्स बोल सकते हैं। पहला रीज़न बोल सकते हैं कि उनको एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स मिले हैं। दूसरा चीज़ बोल सकते थे कि कॉटन की खेती होती थी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोथ्स बनते होंगे। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो मूर्ति मिली थी उसमें भी कपड़ा को भी डिपिक्ट किया गया था, एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा को भी डिपिक्ट किया गया था। मैच दी कॉलम्स। तो कॉपर आपका कहाँ से आया था? तो राजस्थान से आया था। गोल्ड आपका कर्नाटका से आया था। अच्छा, ऐसे भी याद कर सकते हैं केजीएफ कर्नाटका गोल्ड में। टीन जो है आपका, ये तो मैं खुद ही भूल गया, टीन आपका गुजरात से आया होगा, और पीसेस स्टोन्स आपका अफगानिस्तान से, या फिर उल्टा हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में 7000 साल पहले शुरू हुआ। सिटीज़ बननी पुरानी वाली 4700 साल पहले बनी और ख़त्म हो गई 3900 साल पहले। और फिर नई सिटीज़ उसके 1400 साल बाद बनी, यानी कि आज से 2500 साल पहले नई सिटीज़ बनी। तो यही ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 3। अब आपको मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 में।